हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 11 भारत जल संसाधन। जल संसाधन, संसाधन के नाम से आप सभी जानते हो बेटा। संसाधन क्या होता है? जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरी करता है। जो मनुष्य अपनी इन चीज़ों का क्या करता है बेटा, उपभोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन? जल। अब आप सब जानते हो बेटा, जल है तो जीवन है। जल के बिना हम इस पृथ्वी पर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जल संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, कितनी सिंचाई के रूप में इनको हम प्राप्त करते हैं, हमें कहाँ कहाँ से जल प्राप्त होता है, इसके बारे में आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सभी को पता है कि पानी के बिना हम रहने की या जीने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरे दिन के अंदर हमारे दैनिक जीवन में जल की बहुत क्या रहती है बेटा, आवश्यकता रहती है। पीने के अलावा भी अन्य बहुत सारे कार्यों में हमें क्या होती है बेटा, जल की आवश्यकता रहती है। तो जल के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर मैं ये बोलूँ कि पानी को नहीं, आप कुछ दूसरा पी के पूरा दिन निकालो, नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हमें क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए, यानी कि पानी चाहिए। तो जल के का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इसके उपयोग की सूची बहुत लंबी है। आप दिन भर अगर उसके उपयोग की सूची बनाओगे तो इतनी लंबी जोड़ी, हर चीज़ में, हर वस्तु में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का उपयोग करता है। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव है उन सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि, उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर है। आपको पता है ना, एक देश का विकास कब निर्भर है, एक समृद्धि तो कब देखी जाती है बेटा, जहाँ पर सबसे अच्छी क्या होती है? कृषि होती है। और आपको पता है कृषि के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी की। वेरी गुड। कि विशेष आवश्यकता पानी में, घरेलू कार्यों के अंदर हम घरों में जो कार्य करते हैं, उद्योगों में, बढ़ती जनसंख्या, विकास कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है। आपको पता है ना, भारत की क्या हो रही, पॉपुलेशन दर बदर क्या हो रही, बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उतनी की उतनी जल राशि का भी क्या किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा है। उसी तरह जल की तंगी भी खड़ी हो जाती है। आप देखते हो कि पानी की कभी कभी बहुत क्या हो जाती है बेटा, कमी पड़ जाती है। कभी कभी होता है ना, पानी नहीं आया, लाइनें लगानी पड़ती है, कोसों दूर से पानी लेना पड़ता है। हमारे शहरों में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। शहरों में तो फिर क्या होता है बेटा, या तो फिर मंगवा दिया जाता है टैंक और ये। लेकिन गाँवों के अंदर बहुत दूर दूर से, कोसों दूर दूर से लोग क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं। वहाँ पर जल की बहुत क्या बढ़ जाती है, तंगी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात बताइए कि हमें पानी का क्या करना चाहिए बेटा, विवेकपूर्ण, जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उस रूप में ही हमें क्या करना चाहिए, जल का उपयोग करना चाहिए। अविवेकपूर्ण से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय आने पर क्या होगा, पानी से रिलेटेड, पानी से समस्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। जल एक मर्यादित संसाधन है, एक मर्यादापूर्ण, एक लिमिट के अकॉर्डिंग हमें उसे क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसके स्थान पर कोई अन्य संसाधन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। पानी की जगह हम कोई और संसाधन उपयोग में नहीं ले सकते हैं। आया समझ में? जैसे एक बार अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम डीजल का यूज़ कर सकते हैं, CNG का उपयोग कर सकते हैं, परंतु अगर पानी खत्म हो गया तो क्या हमको और विकल्प ढूंढ सकते? नहीं। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवित है। आप सबको पता है, अगर पर्यावरण के अंदर, अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है ना, तो उसका एक ही कारण है, क्या बेटा, जल। क्योंकि जल है तो जीवन है। जल जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है तो वो कौन सा है, जल। अब हम देखेंगे बेटा जल के स्रोत, कि जल हमें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इनके 3 प्रकार आपकी किताब में दे रखे हैं, वृष्टि जल, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। देखो मैं आपको पहले समझाती हूँ। वृष्टि क्या होता है बेटा, वर्षा। वेरी गुड। वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि जल। भूपृष्ठीय जल,
बहुत बार आप देखते हो हैंडपम्प, ट्यूबवेल, ये खुदाई की जाती है तो क्या होता है, धरातल के अंदर से क्या निकलता है बेटा, पानी निकलता है ना। तो उसको हम कौन सा जल कहते हैं, भूमिगत जल। कौन सा जल कहते हैं, भूमिगत जल। और भूपृष्ठीय जल मतलब क्या होता है, जैसे नदियाँ, तालाब, ये क्या होता है, भूमि के पृष्ठ पर क्या होता है, किसी गड्ढे में क्या रहता है, पानी एकत्रित रहता है, तो उसी जल को हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठीय जल। वृष्टि जल, पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत क्या होता है बेटा, वृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा। नदी, सरोवर, झरने, कुएं, ये गौण स्रोत क्या होते हैं, बारिश के दिनों में क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं और उनसे हमको क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी के सतह का जल, नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरना वगैरह वगैरह, ये सारे जल क्या कहलाते हैं बेटा, भूपृष्ठीय जल। जो पृष्ठ पर, धरातल पर जो पानी एकत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठीय जल। और भूपृष्ठीय जल का सबसे अच्छा स्रोत अगर है तो वो कौन सी है, नदियाँ। क्या है बेटा, नदियाँ। भूमिगत जल, मैंने अभी आपको बताया था, समझाया था। मुख्य जल स्रोत भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल का अवशोषण होता है। अब आपको पता है बेटा क्या होता है, पानी का धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी क्या करती है, उसका अवशोषण करती है और अवशोषण करने के बाद वो पानी क्या होता है, हमारे भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर रिसाव होता है और वो जल एक तरह से एकत्रित होता है और उसी जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल। आपने पढ़ा है ना पूर्व कक्षा के अंदर। भूमिगत जाली राशि जो होती है अमर्यादित होती है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश व पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण बहुत ही क्या होता है बेटा, कम होता है। ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत के अंदर क्या होता है बेटा, मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में समझ में आया, तो वहाँ क्या होता है, भूपृष्ठ पर जैसे ही पानी क्या होता है, एकत्रित होता है तो वहाँ पर क्या होता है, उस पानी का अवशोषण हो जाता है। पानी का अवशोषण हो जाता है तो वो क्या होता है, भूमि के अंदर चला जाता है। तो 42% वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, भूमिगत जल देखने को मिलता है। और वही अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत कैसा है बेटा, पठारी पर्वतीय प्रदेश है। तो ऐसे प्रदेशों के अंदर क्या होता है, पानी का अवशोषण नहीं होता है, तो यहाँ पर भूमिगत जल बहुत ही कम देखने को मिलता है। आया समझ में। अच्छा अब मुझे बताओ, जल का उपयोग हम सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, सिंचाई के रूप में। वेरी गुड, सिंचाई के रूप में करते या नहीं करते। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सिंचाई के रूप में हम इसका किस तरह से उपयोग करते। भारत में लगभग 85 जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब 84% अगर हम पानी का उपयोग करते तो किसके रूप में करते हैं, सिंचाई के। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पन्न करने के लिए हमको 1500 लीटर पानी की क्या होती बेटा, आवश्यकता होती। मतलब उतना उसको क्या करना पड़ता है, हमको पानी पिलाना पड़ता है, यानी कि सिंचाई करनी पड़ती। धान, पटसन, गन्ने के फसलों को भी अधिक प्रमाण में क्या चाहिए बेटा, जल की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है चावल, अगर चावल का उत्पादन अगर हमें करना है तो उसे अधिक से अधिक हमको क्या करना पड़ता है बेटा, पानी देना पड़ता है, यानी कि सिंचाई करनी पड़ती है। प्राचीन समय में ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। कावेरी नदी ग्रैंड एनीकट नाम से प्रसिद्ध है। कावेरी नदी पर एक एनीकट बनाया गया जिसका नाम क्या है, ग्रैंड एनीकट नाम से प्रसिद्ध है। नहर का भी निर्माण किया जाता है। नहर क्या होता है बेटा, छोटी छोटी आप देखते हो एकदम नली, मतलब एक दोनों साइड सीमेंट की बनी हुई होती है और बीच में से इस तरह से होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, नहर। जो आप देखते हो आपके गांव में देखने को मिलती है, या नहीं मिलती है। अब तो हर गांव में नहर बन गई है। दूसरी सदी में हुआ 1882 के अंदर उत्तर प्रदेश की पूर्वी यानी कि यमुना नहर का भी क्या किया गया था बेटा, निर्माण किया गया था। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम है। भारत के अंदर किस प्रकार से सिंचाई की जाती, 3 तरीके से क्या किया जाता, 3 माध्यमों के द्वारा क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। पहला है कुआं या ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से मतलब डायरेक्ट मोटर लगा दी जाती है और डायरेक्ट क्या होता है, सिंचाई की जाती है। फिर नहरों के माध्यम से, नहरों में कैसे होता है बेटा, नदियों में पानी इकट्ठे थे और इस तरह से नहरें बनाई जाती है कि वो पानी क्या होता है, नहर के माध्यम से क्या किया जाता है, खेतों तक पहुँचाया जाता है। तालाब, ये तीनों वो तरीके हैं जो किससे क्या किए जाते हैं बेटा, सिंचाई की जाती है, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम रहे। कुएं से और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, मोटर का उपयोग करते हैं और मोटर के द्वारा क्या करते हैं, कृषि तक क्या कहते हैं, पानी को पहुंचाया जाता है, खेत। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना, गंगा, विशाल मैदानों तथा पूर्व की तटीय मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी मुख्य 3 प्रदेशों में होती है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नदियाँ बहती है और उन नदियों के माध्यम से क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। अब जैसा उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की बात करें, तो वहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके माध्यम से क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। कुआं और ट्यूबवेल कांप के मैदानों में सामान्य होते हैं। जो कांप के मैदान होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कुएं के माध्यम से और ट्यूबवेल के माध्यम से क्या की जाती है बेटा, सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्वी व दक्षिणी राज्यों में होती है। अधिकांश दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों के अंदर किसके माध्यम से, तालाब के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग माध्यमों के माध्यम से क्या किया जाता है बेटा, सिंचाई की जाती है। और आप सभी को पता है कृषि के लिए आवश्यक क्या होती है, सिंचाई। और ये सिंचाई हम किसके द्वारा करते हैं, पानी के द्वारा। अब बहुउद्देशीय योजना, अब क्या हुआ बेटा, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा। एक योजना बनाई गई जो कि जल से यानी कि पानी से रिलेटेड है। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती, आप सबको पता है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना, ये सारी ऐसी बहुत सारी, सतलज, यमुना, ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां भारत के अंदर क्या होती है बेटा, बहती है। भारत का जल परिवहन समृद्ध है। हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जल का परिवहन बहुत है। इसका कारण ये है कि भारत का भूपृष्ठ ऐसा है जहाँ अनेक नदियाँ दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। आपको सबको पता है ना कि सारी नदियाँ क्या होती है, आपस में मिलती है और मिलने के बाद ये क्या करती है, सारा पानी कहाँ ले जाकर, समुद्र के अंदर। वेरी गुड। इस जल का उपयोग हम क्या करते हैं, अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसलिए कई नदियों पर क्या की जाती है बेटा, बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई। कैसी उद्देश्य, बहुउद्देशीय। बहुउद्देश्य मतलब बहु मतलब क्या होती है, बहुत सारी। उद्देश्य मतलब क्या होता है बेटा, किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पर क्या बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है उन नदियों पर। बहुउद्देशीय अर्थात नदियों घाटियों के साथ जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का क्या किया जाता है बेटा, हल किया जाता है। मतलब उनका उद्देश्य ये होता है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, जहाँ सिंचाई करने में समस्या आ रही है, वहाँ पर इन बहुउद्देशीय योजनाओं के माध्यम वहाँ पर क्या पानी को पहुँचाया जाता है। इसमें बाढ़ का नियंत्रण होता है। ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाएगा तो वहाँ बाढ़ आने का खतरा रहेगा। तो उस पानी का यानी कि जो जल एकत्रित हुआ उस जल को किस तरह से, किस उद्देश्य से हम क्या कर सके, बहुउद्देश्य के द्वारा हम कौन कौन सी समस्याओं को हल कर सकते हैं, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, जमीन की कटाव को रोकना, सिंचाई व पेयजल उद्योग, बस्तियों को दिए जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण व मत्स्य पालन के समावेश आदि। तो इन योजनाओं के माध्यम से कौन सी योजना बेटा, बहुउद्देश्य, जिसको मैंने बताया था छोटी छोटी जो नदियाँ होती, छोटी बड़ी नदियाँ होती, वहाँ पर क्या कहते हैं, सिंचाई के लिए क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है और इन सारी समस्याओं को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अब हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी बहुउद्देशीय योजना है, कौन सी नदी पर बनी हुई है और उनसे कौन से राज्य जो है वो लाभान्वित है। मतलब तो सबसे पहले बहुउद्देशीय योजना जिसका नाम है भाखड़ा नागर योजना, जो कि सतलज नदी पर बनाई है। किसकी, कौन सी नदी पर बेटा, सतलज नदी। और इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है वहाँ पर कौन सी नदी का पानी आता है, सतलज नदी का। और इस योजना का नाम क्या है, भाखड़ा नागर परियोजना। नेक्स्ट है हमारी कोसी परियोजना जो है वो कौन सी नदी से आती है बेटा, कोसी नदी से। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो कौन सा है, बिहार। दामोदर घाटी जो है परियोजना, और ये नदी कौन सी बेटा, दामोदर। और उससे लाभान्वित जो राज्य है वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंडा जो है बहुउद्देशीय योजना, जिससे कौन सी नदी से ये पानी आता है, यानी कि जल आता है, महानदी से। और इससे होने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। चंबल घाटी जो है परियोजना, उस परियोजना में नदी का पानी कहाँ से, चंबल से आता है। और ये इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान। नागार्जुन सागर जो नदी कौन सी है, कृष्णा नदी का पानी जो बहुउद्देशीय योजना कौन सी, नागार्जुन सागर। उनसे होने वाले राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
कृष्णराज सागर, कावेरी नदी, राज्य कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना जो है उसमें कौन सी नदी? तुंगभद्रा का जल आता है और उनसे राज्य जो कौन से? वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि गुजरात राज्य के अंदर कौन सी बहुउद्देशीय योजना का पानी आता है? तो कौन से बेटा? नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा नदी का जो पानी है वो कौन से राज्यों से लाभान्वित है? गुजरात। फिर देखो कान्हा और वाकाबरी जो है महिसागर, और इससे कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। उकाई, काका, पारावार, ये तापी नदी का पानी है जो गुजरात राज्य से। धरोई कौन सी नदी से? बेटा साबरमती नदी, और साबरमती नदी का जो है उस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? धरोई, और इससे कौन सा राज्य होता है? गुजरात राज्य। आपसे बोर्ड के एग्जाम में बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से धरोई बहुउद्देशीय योजना जो है वो कौन सी नदी? बेटा साबरमती नदी, और साबरमती नदी से कौन सा राज्य लाभान्वित है? गुजरात राज्य। आपके बोर्ड के परीक्षा के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित प्रश्न आता है जिसके बारे में पूछा था कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, कौन कौन से राज्य से लाभान्वित है और कौन सी नदी पर ये बनाया जाता है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट बेटा सिंचाई क्षेत्र का वितरण, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की जाती है, जिसके बारे में अभी सिंचाई के बारे में हमने आगे पढ़ा था। अब अलग अलग जगह पे किस तरह भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है सिंचाई करने के तरीके। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश, उड़ीसा व महानदी के मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश। यानी यहाँ ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर कौन कौन से? गोदावरी, कृष्णा नदी, ये मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश के माध्यम से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। उड़ीसा के अंदर महानदी मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश के माध्यम से क्या की जाती है? उड़ीसा राज्य के अंदर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी यानी मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश, इन नदियों के माध्यम से इन राज्यों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि देश के सघन सिंचाई क्षेत्र, यहाँ पर अधिकांश क्या की जाती है बेटा? सिंचाई की जाती है, और ये एक सघन क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सघन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना हो गया। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या की जाती है बेटा? सिंचाई, और कितना गुना बड़ा हो गया? 4 गुना। स्पष्ट बुआई क्षेत्र के लगभग 38% भाग में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। जिस प्रदेश में क्या की जाती है बुआई, वहाँ पर 38% भाग पर क्या की जाती है? सिंचाई भी की जाती। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की क्या की जाती है बेटा? सिंचाई। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बहुत असमानता देखने को मिलती। मिजोरम में स्पष्ट बुआई क्षेत्र में केवल 7.3 क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये कह रहे हैं कि ऐसा जो मिजोरम जो है वहाँ पर बुआई वाले क्षेत्र में कितने? 7.3% क्षेत्र में ही क्या की जाती है? सिंचाई की जाती। वही अगर हम पंजाब में देखते हैं तो कितना? 90.8% वहाँ पर क्या की जाती है बेटा? सिंचाई की जाती है। तो आप देख रहे हो कि कोई क्षेत्र में तो बहुत कम सिंचाई की जा रही है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या की जा रही है? सिंचाई की जा रही है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुआई क्षेत्र के संदर्भ पर बहुत असमान होता है। अलग अलग असमानता देखने को मिली। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर में कुल बुआई के विस्तार में 40% से अधिक भाग में सिंचाई के अंतर्गत होता है। तो आपको समझ में आया कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके की क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है। ठीक है, और किस में कम है, किसी में अधिक है। आगे देखते बेटा जल संकट। आप सभी को पता है कि अगर हम इसी अविवेकपूर्ण अगर जल उपयोग करते रहे तो एक समय के बाद क्या होगा? जल पे क्या संकट हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल प्रकृति से मिले अनमोल भेंट है। आप सबको पता है ये एक क्या है बेटा? प्राकृतिक संसाधन है और ये हमको एक अनमोल भेंट के रूप में मिला है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण, लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि अभी पानी की बहुत समस्या देखने को मिलती है, स्पेशली गर्मी के दिनों में। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति व स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांश मनुष्य के हितों व आजीविका अर्थात आर्थिक विकास के लिए भी सामान्य समस्या रूप रहे हैं। मतलब ये कहा गया है बेटा कि यहाँ पर अधिकांश लोगों की परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि पानी की क्या होता है, हमको बहुत सारी समस्या देखने को मिलती। वर्तमान समय में भी पश्चिम राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों व दक्षिणी में प्रायद्वीप पठार प्रदेश के आंतरिक भागों में भी जल संकट की गंभीर समस्या देखने को मिलती। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे जैसलमेर,
ये वाला क्षेत्र कैसा बेटा, शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा जल की तंगी रहती है। वही हम देखें दक्षिण के अंदर प्रायद्वीप पठारों के अंदर कुछ ऐसे भाग है, वहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, जल संकट की गंभीर समस्या देखने को मिलती है। सैकड़ों गाँव, कुछ नगरों में पानी की गुणवत्ता घट रही है। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, ऐसे बहुत सारे शहर भी है जहाँ निरंतर क्या हो रहा है, पानी की गुणवत्ता कम होती जा रही है। इससे अनेक जलजन्य बीमारियाँ भी फैलती है, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती है, आपको पता है ना। पेयजल की पर्याप्त शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता। अगर हम जो पानी पीते हैं अगर वो शुद्ध होगा तो हमारा जीवन क्या है, एकदम स्वच्छ और अच्छे से गुजरेगा। लेकिन अगर वही पानी अगर गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और उस पानी का अगर हम उपयोग करते तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद पानी की मांग उसकी आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। भारत के अंदर 8% ऐसे शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, पानी की कमी है। देश में लगभग 50% गाँव को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। मतलब 50% गाँव आज भी ऐसे हैं कि उनको अभी भी पानी अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी कि कुछ गाँवों में और कुछ शहरों में ही पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, पानी पर्याप्त रूप में प्राप्त हो रहा है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। आपको पता है ना बेटा कि सिंचाई के लिए तो हम सिंचाई तो कर रहे हैं नदियों के माध्यम से, बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से, लेकिन कुछ कृषि ऐसी होती जो पूरी तरह किस पर निर्भर होती, वर्षा के जल पर। वर्तमान समय में कुएं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी को क्या किया जाता है, बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर भी नीचे गया है। अभी आजकल लोग क्या कर, हर घर में आप देखते हो ट्यूबवेल देखने को मिलता है, कुआं देखने को मिलता है। जो हमारा भूमिगत जल था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, नीचे गिरता जा रहा है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हर घर में क्या कुएं ट्यूबवेल और अधिक से अधिक पानी को क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल की अधिक मात्रा निकालने से देश के गंभीर प्रश्न खड़े हुए। पानी की घटती गुणवत्ता व बढ़ती तंगी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग किया जाता है। उद्योगों के अंदर अलग अलग तरह के उद्योग होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, और इनमें बहुत ज़्यादा पानी का क्या अनियंत्रित रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। घरेलू तथा इकाई दूषित जल तथा जल प्रदूषण का भी मुख्य स्रोत। आपको पता है जो पानी अगर है उसको भी क्या किया जा रहा है, दूषित जल प्रदूषित हो रहा है। जल संसाधनों की सुरक्षा व व्यवस्थापन। अब किस प्रकार से हम जल संसाधनों को सुरक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी क्या कर सकते हैं बेटा, व्यवस्थापन कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है। जो पानी हमें प्राप्त हुआ वो एक लिमिट तक है, इसका वितरण भी असमान है। साथ में प्रदूषित जल को की समस्या भी है। आप देखते हो जो पानी हमें प्राप्त हुआ प्रदूषित भी है, ठीक है। इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग, पर्याप्त जल की पर्याप्त के लिए उपयोग उपाय करने की आवश्यकता। हमें विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ उस पानी का सही तरीके से क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जल ऐसा संसाधन है जिस कि उसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा। जल एक ऐसा संसाधन जिसका सिर्फ एक इंसान से नहीं पूरी सृष्टि से क्या बेटा संबंध है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय से अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। अगर हमको जल को सुरक्षित रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, जल को बचाना पड़ेगा। अविवेक रूप से जो हो रहा है दोहन, उसको रोकना होगा। एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना, यानी कि भूमिगत जल स्तर को क्या करना बेटा, ऊपर लाना हो सकता है। और जल एक राष्ट्रीय संप्रदाय, किसी की संप्रदाय नहीं, एक राष्ट्रीय संप्रदाय। इस तरह से हमको जल को क्या करना चाहिए बेटा, उसका सुरक्षा करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। जल प्राप्ति क्षेत्र, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो जल प्राप्ति क्षेत्र है। एक प्राकृतिक इकाई है, इसका उपयोग अनुकूलता के अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में संबंधित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी व उसके शाखाओं द्वारा बहकर एक स्वाल क्षेत्र बनाते हैं। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार होता है। देखो बेटा, एक नदी होती है, उसके अलग बहुत सारी शाखाएं निकलती। मतलब मान लीजिए कोई नदी है, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं सतलज नदी। सतलज नदी जो है उसके बहुत सारे अलग अलग प्रवाह क्षेत्र होंगे, तो वो उसके क्या कहलाता है, जो मेन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिन बोलेंगे। और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग शाखाओं के अंदर क्या होगा, उस पानी को क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है। आपको पता है जैसे बारिश होगी, पानी एकत्रित होगा और वो क्या होगा, आगे की तरफ चलेगा और अंत में किसी न किसी नदी में जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जल प्राप्ति क्षेत्र विकास एक समग्र विकास का अभिगम है। इसमें जमीन, नमी
संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागज, गोचर विकास, सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का भी क्या कहना चाहिए, समावेश करना चाहिए। इन सारे कार्यक्रमों को क्या करना चाहिए, हमका समावेश करना चाहिए। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे स्थानांतरित राज्य सरकार में कई योजनाएं क्या कर सकते बेटा, शुरू कर सकते हो। इस तरह से हमको क्या करना है, एक जल की व्यवस्था रखनी चाहिए। वृष्टि जल, वृष्टि जल क्या होता है बेटा, जो वर्षा से प्राप्त होता है उस जल को हम क्या कहते हैं, वृष्टि जल। आपकी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वृष्टि जल का संचय करना, वृष्टि जल यानी कि बारिश के पानी को हम किस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रखा। वृष्टि जल को रोककर एकत्रित करने की विशेष पद्धति है, जैसे कुआं, छोटे बांध, खेत, तलिए आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। इन माध्यमों के द्वारा हम जल को क्या कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, यानी कि एकत्रित कर सकते हैं। आप क्या कर सकते, जो बारिश का पानी आता है, छोटे छोटे गड्ढे बना दीजिए, छोटे छोटे कुएं बना दीजिए या छोटे छोटे बांध बना दो, और इस तरह से उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू व कृषि आवश्यकता भी पूरी हो सकती है। क्या बोले बेटा, कि अगर हम किसी एक जगह पर गड्ढे या कुएं में पानी एकत्रित करेंगे तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अवशोषित होगा। अवशोषित होगा तो भूमिगत जल का स्तर भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। और साथ ही साथ हम घरों में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों के काम के अंदर, और यहाँ तक कि हम कृषि में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल संचय के मुख्य उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है, किस लिए हम उस पानी को एकत्रित करते और कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, भूमिगत जल को एकत्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर हम पानी को एकत्रित करेंगे तो भूमिगत जल का क्या होगा, स्तर बढ़ेगा, जल प्रदूषण घटेगा, जल का प्रदूषण घटेगा, क्योंकि एक जगह पे पानी जो एकत्रित है वो पानी क्या प्रदूषित नहीं होगा, है ना। भूमि जल की गुणवत्ता सुधरेगी। भूमि जल की यानी कि भूमि के अंदर जो पानी, जो जल एकत्रित होगा उस क्या होगा, काफ़ी मात्रा में क्या होगा, उसकी स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना, हमें क्या, रास्तों में जो पानी एकत्रित होता है बेटा, उस पानी को क्या करना चाहिए, हमें उसको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमें उस वर्षा जल को क्या करना चाहिए, किसी न किसी रूप में क्या करना चाहिए, उसको सही ढंग से क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हम घट्टे या फिर इस तरह से बना सकते हैं। सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि को घटाना, ऐसा बहुत बार हम देखते हैं ना कि पानी बह कर चला जाता है। पानी को बह कर नहीं जाना, हमें क्या करना, छोटे छोटे क्या बनाना चाहिए, बांध बना देना चाहिए, छोटी छोटी पाल बना देनी, जिससे क्या वो पानी एकत्रित हो और उसको हम घरेलू यानी कि घरों के उपयोग में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में लंबे सूक्ष्म समय पर पानी की इससे जरूरी आवश्यकता पूर्ण करना, ठीक है। जो पानी हमने एकत्रित किया था उस पानी का हम क्या कर सकते हैं, घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना, बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसलिए भूमिगत टंकियों अथवा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखते हो कि शहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है बेटा, इमारतें होती है, और वो पानी, वर्षा जल का पानी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो मेन छत होती है वहां से वो पानी जो इकट्ठा होता है उस पानी को हम ऐसी पाइपलाइन लगा के ग्राउंड वाटर के रूप में क्या कर सकते हैं, उसका एकत्रीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्षा जल का क्या कर सकते हैं, एकत्रीकरण कर सकते हैं, और अनेक उद्देश्यों में हम उसकी क्या कर सकते हैं बेटा, पूर्ति कर सकते हैं। जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या व्यवस्था, किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, उसके लिए कुछ यहाँ पर मुद्दे दे रखे। बाग, बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन के उपयोग में लिए जाने वाले पानी को मितव्यतापूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रूप से अपन यूज़ करें, एक लिमिट के रूप में हमको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना बेटा कि गाड़ी को धोने के लिए, बाइक को धोने के लिए हम कितनी बाल्टियाँ पानी वेस्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। वॉश बेसिन को धोने में, शौचालय धोने में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। हमें एक सही ढंग से पानी का क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, उपयोग करना। लोक जागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण व उसकी कुशल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों पर लोक सहयोग बढ़ाना चाहिए। लोगों को जागृत करना चाहिए, किसके लिए बेटा, जल व्यवस्था के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए, पानी का बिगाड़ ना करें, उसके लिए अलग अलग हमको क्या करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो सके उसे पुनः उपयोग में ले सके। आप देखते हो ना बेटा कि हम क्या करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो सब्जियां वब्जियां धोते हैं तो पानी को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। हम उस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। हम अगर हमारे घर में गमले हैं या फिर इस तरह से है, कृषि वाला क्षेत्र है, ऐसा है, तो वहाँ पर उस पानी को हम सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर के चौक वोक धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक बार आया, कपड़े धोने के बाद वो पानी हम वेस्ट ना करके हम उसका सही ढंग से दूसरे रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम पानी का क्या कर सकते हैं बेटा, बचाव कर सकते हैं। जलाशय को प्रदूषण न होने दे, नदियाँ, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, इन सबको प्रदूषित होने से हमको बचाना है। कहाँ खाकर कहीं पे भी फेंकना नहीं है। जल स्त्राव के सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलिया आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करना चाहिए। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा हमको जल मतलब हमें आसपास क्या रखना चाहिए बेटा, भूमिगत जल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, कच्चा। आप देखते हो ना कि आजकल क्या हो गया, पक्की सड़कें बन गई है, हमारे घर के आसपास में पक्की हो गई। हमें पक्का नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, कच्चा रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो, भूमिगत जल यानी कि भूमि उस पानी का क्या कर सके, रिसाव कर सके। आजकल सारा पानी बहकर कहाँ जाता है, गटर के अंदर, और वो भूमिगत जल के रूप में एकत्रित नहीं होता है। तो हमें इस सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए। जल संचय स्थानों को दुर्दशा व जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों को तुरंत रिपेयरिंग भी कराना चाहिए, समय समय पर रिपेयरिंग करवाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किए जा सकते। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास व्यवस्थापन के संबंधित स्थानीय लोगों को सहायता लेकर उनसे जोड़ना भी चाहिए। हमारे अपने आसपास के सभी लोगों को जोड़कर ही मतलब कार्य करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति से नहीं। इस तरह से जल का मित्रतापूर्ण उपयोग, मित्रता यानी कि मित्र के रूप में हम पूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल संचय के लिए नवीन पद्धति का उपयोग करना चाहिए, नई पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे वर्षा हो या ना हो, जल संकट हम पर फैले हैं। खेत हो या पनिहारी, हम पानी की बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता। जल है तो जीवन है। हमें क्या करना चाहिए बेटा, अलग अलग पद्धति को, फुव्वारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति, इन सारी पद्धतियों को अपनाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जल का कम से कम उपयोग हो और विवेकपूर्ण ढंग से हम क्या कर सके, जल की बचत कर सके, उसका संचय कर सके, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो आपको समझ में आया जल संसाधन क्या था, बहुउद्देशीय योजनाएं क्या थी, जल के स्रोत कौन कौन से थे, सिंचाई के क्षेत्र में कैसे। तो इसके साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। हमें जल का सही रूप से विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।